एक्सरसाइज थर्ड मॉड्यूल देना एक मेरे को। ये आज भी नहीं लाई ना, कल जो तो बोल दिया था, तो पीछे कर रहा मॉड्यूल। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन 1 से 5, 4 क्वेश्चन 4 में बोला है m और 2m द्रव्यमान के दो पत्थरों को क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। भारी पत्थर की पथ की त्रिज्या r/2 और हल्के पत्थर की त्रिज्या r है। हल्के पत्थर की स्पर्श रेखीय गति भारी की तुलना में n गुनी है। तो भारी पत्थर यानी 2m, हल्का पत्थर मतलब m, और दोनों की त्रिज्या एक की r/2 और एक की r अपन ने बना दी। और स्पर्श रेखीय गति, हल्के पत्थर की स्पर्श रेखीय गति भारी की तुलना में, तो ये यहां पर भारी को अगर v मान लेते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, nv मान लेते हैं। उन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल का मान समान है, तो n का मान ज्ञात करें। अपकेंद्रीय बल कुछ और नहीं है, स्यूडो फोर्स ही है। और स्यूडो फोर्स जब अपन उसी निकाय पर बैठ जाएंगे तो यहां पर अपकेंद्रीय बल के तौर पर कितना लगेगा, जो अभिकेंद्रीय है वही अपकेंद्रीय है। बस अभिकेंद्रीय कब लगता है, गौर से समझना, अभिकेंद्रीय कब हम सोचते हैं, जब हम निकाय को कहां से देख रहे होते हैं, धरातल से। धरातल से देखने पर क्या लगता है, सेंट्रीपीटल अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय किधर, केंद्र की और कितना, mv²। जब उस निकाय पर बैठ जाएंगे तो निकाय पर बैठकर निकाय का त्वरण नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा, बाहर की ओर स्यूडो फोर्स नजर आएगा। और उसी स्यूडो फोर्स को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, और उस अपकेंद्रीय बल का मान फिर से इतना ही होता है। यानी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल परिमाण में क्या रहते हैं, बराबर। पर दोनों एक साथ एक जगह मौजूद नहीं रहते, एक गंगाधर है तो एक शक्तिमान है। सही बात। गंगाधर कब नजर आएगा, जब सामान्य जिंदगी में देखेंगे, जब उसी जगह से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, और शक्तिमान लगेगा बाहर, और गंगाधर लगता है। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा यह जाता है, काफी बार स्टेटमेंट आता है बेवकूफ बनाने के लिए कि गंगाधर बराबर शक्तिमान। दोनों लड़े तो दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों लड़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि गंगाधर है तो और शक्तिमान है तो। बात समझ में आती है, ये चीज है, ये फैक्ट है भाई, बिल्कुल स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अब केंद्रीय बल किसी वस्तु पर लग रहा, अब केंद्रीय बल और अभी केंद्रीय बल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, नहीं। सही है मैटर। चलिए, तो मान ये समान है। अब बात मैं इसके लिए अगर करना चाहता हूं तो मैं दोनों पत्थरों के लिए तुलना करना चाहता हूं कि क्या मुझे ज्ञात क्या करना है बेटा, इसमें मुझे ज्ञात करना है n का मान। तो चलो मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो इस भारी पत्थर के लिए द्रव्यमान 2m, वेग v, और इसकी त्रिज्या r/2, और ये चीज बराबर है दूसरे पर अपकेंद्रीय बल। तो दूसरे पत्थर के लिए यही सेम चीज लिखूंगा फिर से। तो दूसरे का मास m, n²v² अपॉन r। सही, यहां ना, ओके। अब क्या हो जाएगा, जो चीजें कट सकती है वो काट दो, और यहां से n बराबर 2 आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन 5 बताना चाहूंगा एक बार। बेटे क्वेश्चन 5 एक बढ़िया सवाल भी है, अच्छी इंफॉर्मेशन भी ये देता है। क्या यहां से बातें बनती है, मैं एक एक लाइन मेरी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आर सदिश बराबर 4 sin 2π t i कैप प्लस 4 cos 2π t जी कैप। ये वृत्तीय पथ, और आपको ये पता होना चाहिए
कि जब हम किसी के साइन और कॉस घटक की बात करते हैं तो यानी वो एक ऐसा सदिश है जिसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में दो घटक हमने लिए हैं, और वो सदिश कौन होगा, तो मान लिया वो सदिश कौन है, आर। आर सदिश आई घटक यानी एक्स अक्ष के अनुदिश कौन सा घटक, साइन, और वाई अक्ष के अनुदिश कौन सा घटक, यानी जो भी कोण नापा जा रहा है वो किस अक्ष से नापा जाना चाहिए, वाई अक्ष से। तभी वाई अक्ष वाला घटक क्या आएगा बेटा, कॉस घटक आएगा, आर कॉस थीटा आएगा, और ये वाला घटक आर साइन थीटा आएगा। और जहां इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, आर, और अगर ऐसा है तो मैं इस आर सदिश को क्या लिख सकता हूं, इस आर सदिश को मैं लिखूंगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप, और जब आर की वहां से तुलना करेंगे तो आर कितना आ जाएगा, 4। जब थीटा की तुलना करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 2 पाई टी, और टी को नीचे ले जाऊंगा तो थीटा बाई टी बराबर 2 पाई, और थीटा बाई टी ही क्या होता है, ओमेगा। और ओमेगा क्या नियत है, हाँ के ना, अरे ओमेगा, और ओमेगा नियत है तो ये गति कैसी होगी, एक समान वृत्तीय गति जिसकी त्रिज्या 4 है। और ये एक समान वृत्तीय गति में घूमता ये कण है, ये किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ना। देखो ध्यान से, क्या यहां पर थीटा वाई अक्ष से नापा गया है, और वाई अक्ष से नापा गया थीटा, क्या समय के साथ थीटा बढ़ेगा, तो समय के साथ थीटा बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज चलता नजर आएगा, वाई अक्ष से कोण नापने पर। समझ गई बात, ये है चीज। तो यहां से सारी चीजें क्या क्या, समीकरण एक है पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां भरी है, क्या क्या, ध्यान से सुनना। क्या त्रिज्या पहचान पाए, क्या एक समान वृत्तीय गति पहचान पाए, यानी कुल मिलाकर यहां त्वरण होगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ अभी केंद्रीय, जिसका मान वी स्क्वायर बाय आर होगा। सही। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या ये पूछना चाह रहा है। इसने पहले पूछा कि कण के पथ की त्रिज्या 4 मीटर है, सही है। जो भी त्वरण है कौन सा है, मैंने क्या बोला, कौन सा त्वरण है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ, और अभी केंद्रीय त्वरण किधर लगता है, केंद्र की आर सदिश किधर है, बाहर, तो अभी केंद्रीय त्वरण किधर होगा, माइनस आर सदिश की दिशा में, हाँ के ना। त्वरण सदिश का परिमाण कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि अभी केंद्रीय है एकमात्र त्वरण यहाँ पर। और इस वेग के परिमाण की बात की है, और वेग का परिमाण v बराबर ओमेगा आर से लिखेंगे बेटा। ओमेगा कितना है, 2 पाई, आर कितना है, 4। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केवल 8, तो वो गलत है, यानी गलत कथन सिर्फ और सिर्फ चौथा वाला। लिखे बेटा, ये जरूर लिखें, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नोटबुक में ही लिखें। जल्दी फटाफट से लिखें। चलिए क्वेश्चन 6 भी पूछना होगा।
इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक 10 ग्राम का और कुछ त्रिज्या पर वृत्ताकार पथ पर नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से घूम रहा कण है। यानी जो स्पर्श रेखीय त्वरण है ये नियत है, कांस्टेंट है। गति शुरू होने से, यानी मैं मान लेता हूं कि प्रारंभिक वेग यहां 0 है और दूसरे चक्कर के अंत तक कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 4πr। 4πr कुल विस्थापन गलत बोला मैंने, कुल दूरी 4πr। और दूसरे चक्कर के अंत होने तक में पत्थर का त्वरण क्या होगा, यानी मुझे कुल त्वरण पत्थर का ज्ञात करना है और मुझे पता है स्पर्श रेखीय बी है, तो कुल त्वरण में यहाँ पर AT² प्लस ACP² मुझे बताना है। और अब दी हुई चीज जो है ना वो है गतिज ऊर्जा। 2 चक्कर पूरे होने तक में गतिज ऊर्जा, तो मैंने मान लिया 2 चक्कर पूरे होने तक में कण का वेग कितना हो गया, v। 2 चक्कर पूरे होने तक में कण का वेग क्या हो गया बेटा, v। और मुझे यहां पर अब इस जानकारी का उपयोग करके स्पर्श रेखीय और अभिकेंद्रीय दोनों त्वरण बताने हैं। मैं जानता हूं कि ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है इसका मान सीधा सीधा क्या हो जाएगा, और स्पर्श रेखीय त्वरण का मान यहां से कुछ एक तकनीक से निकालना पड़ेगा। वो तकनीक क्या है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखें कि 2 चक्कर पूरे होने तक में इसका जो यहां पर गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, तो बोलो गतिज ऊर्जा ½ mv² बराबर 8 गुणा 10 की घात -4। तो 2 चक्कर पूर्ण होने तक में इतनी गतिज ऊर्जा हो गई है और मैं चाहता हूं यहां से मैं v² का मान निकालूं। तो v² का मान निकालने के लिए 2 इधर गुणा होकर 8 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 16 गुणा 10 की घात बटे मास कितना है, तो 10/1000 यहां पर चला। सही है, सुनते जाना। तो क्या मैं यहां से ACP का मान निकाल सकता हूं बेटा, क्योंकि ACP में मुझे इसी वेग का स्क्वायर बटे r करना होता है। तो जिस क्षण पर ये वेग बढ़कर गतिज ऊर्जा इतनी हो गई है, इस v²/r का मान कैसे लिख दूंगा, तो मैं लिखूंगा 16 गुणा, हाँ एक मिनट सुन लो, तो यहां से ये v² का मान कितना हो गया, 16 गुणा 10 की घात -1/10। और यहां से बटे में क्या लिखना है मुझे, r, और r का मान कितना है 6.4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 100 ऊपर। तो मैं जानता हूं ये 10 और ये पॉइंट यहां से कट जाएंगे, 64, 16 को 64 से, और ये 10 की घात -1 और 100 10, तो 10/4 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, ACP आ गया। अब मुझे क्या चाहिए यहां से, ए नेट, अब सॉरी AT। AT कैसे आएगा, तो गौर से देखो, क्या हमारे पास यहां पर प्रारंभिक वेग है, विस्थापन है, अंतिम वेग का स्क्वायर है, कितना आ रहा है अंतिम वेग का स्क्वायर, नहीं मुझे v² चाहिए। यहां से ये 10 से एक 0 काट लूंगा, 0.16 आ रहा है ना। तो अब हम यहां से क्या लगाएंगे, गति की समीकरण कौन सी, तीसरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। v² 0.16, u² 0, और AT मुझे पता करना है, और s कितना हो गया 4πr। r का मान 6.4 इंटू 10⁻²। इस पूरी समीकरण को सॉल्व करके हम यहां से क्या निकाल लेंगे, AT। AT आ जाएगा, ACP आ जाएगा, √² कर देना। थोड़ी मेहनत लगेगी, करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 तक बोलो। क्वेश्चन 10 अभी डिस्कस किया अपन ने। क्वेश्चन 9 भी सिंपल सी बात है, 9 में कोई विशेष बात नहीं है। ये कोई कण यहां पर इस प्रकार से किसी वी चाल से घूम रहा है, तो अंदर की ओर क्या लग रहा होगा, स्पर्श रेखीय दिशा में, और इसका कुल त्वरण कुछ इस प्रकार से दिखाया है, जिसका यहाँ त्रिज्या के साथ कोण कितना है, और ये कुल त्वरण दिया है 15। कितना दिया है, तो 15 का 30 डिग्री के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, 15 cos 30। तो मैं क्या लिखूंगा, वो ए सी पी बराबर 15 cos 30, और ए स्पर्श रेखीय बराबर 15 sin 30। मानते हैं कि नहीं? कोई दुख किसी को? क्या निकालना है, वेग। वेग किससे आएगा, एसीपी से। वेग किससे आएगा, तो एसीपी को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बटे, इसी को सॉल्व कर लो, वेग आ जाएगा। क्वेश्चन 13 तक। ग्यारह में कुछ नहीं। क्वेश्चन 13 तक। 13 इसमें बोला है, एक ड्रम के भीतर एक वस्तु 10 केजी की रखकर उसे घुमा रहे हैं, और उस ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए, तो हमने पता है ऐसी बात की थी, ये मौत के कुएं वाली सिचुएशन की, जिसको मैंने कहा था वॉशिंग मशीन के ड्रम से भी अपन इसे रिलेट कर सकते हैं। और किसी वस्तु को अगर अपन इस त्रिज्या पर घुमाते रखना चाहते हैं, तो अंदर की ओर पर्याप्त बल होना चाहिए, और अंदर की ओर पर्याप्त बल में हमने कहा था एम जी मस्ट बी स्मॉलर देन म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहां से वी स्क्वायर बड़ा या बराबर होना चाहिए जी आर बाय म्यू अंडर रूट, और मुझे ओमेगा निकालना है, ओमेगा बराबर वी बाय आर, आर से भाग दूंगा तो जी बटे म्यू आर। ये यहां से मुझे ओमेगा का फॉर्मूला पता लगता है, और मुझे जानना क्या है, न्यूनतम कोणीय वेग, न्यूनतम ओमेगा इतना होना चाहिए, और इसका मान अपन रख देना, सारी वैल्यूज दी हुई है मेरे हिसाब से। जी हम जानते हैं, त्रिज्या यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, म्यू भी 0.1 दिया हुआ है, तो 10 आ जाएगा पूरा, है ना। क्वेश्चन 16 तक। क्वेश्चन 16 तक। 16 बेटा कोणीय त्वरण निकालना है, यानी अल्फा, और मैं चाहता हूं इस सवाल में अगर अल्फा निकालना है, तो मैं इसको ओमेगा अल्फा थीटा इसी टर्म में सॉल्व कर डालूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखना, एक विराम अवस्था से प्रारंभ होने वाला कण है, तो ओमेगा नॉट 0, त्रिज्या आर है, एनवें चक्कर में इसका वेग वी नॉट हो जाता है, तो एनवें चक्कर तक में कुल कोण कितना चलेगा, एन गुणा 2 पाई, हाँ के ना, एक चक्कर में 2 पाई, तो एनवें चक्कर में। और अपने को यहां पर और क्या बोला है, इसके बाद इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, वी नॉट, तो अंतिम वेग को ओमेगा बराबर वी नॉट बाय आर लिख सकता हूं। तो बस मुझे ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, थीटा पता है, अल्फा निकालना है। कौन सी समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 तक में कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात यहां से बढ़ाते हैं, कुछ बेसिक बातें हैं, आपको नहीं लिखना है क्योंकि मॉड्यूल में लिखी हुई है, बट इनके बिना अपन चैप्टर शुरू नहीं कर सकते, तो आपको सुननी है पूरी बातें। जो चीज लिखनी या जो चीज थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है,
वो मैं आपको नोट करवा दूंगा, आप वहीं के वहीं मैं यहाँ अंडरलाइन कर दूंगा या हाईलाइट कर दूंगा, आप घर पे जाके इनको लिख लेना, या आप में अगर तेजी है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है, जैसे भी आप चाहें लिखना। तो सुनिएगा, यहां पर रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर में हम देखने क्या जा रहे हैं, क्या चीजें होंगी, हम किसी वस्तु को घूमते हुए देखेंगे। वस्तु को तो घूमते हुए हमने अभी भी देखा सर्कुलर में, सर्कुलर में अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन भी किया कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल कार को घूमते हुए देखते हैं, और उस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल और कार को जब हम घूमते देखते हैं तो मोटरसाइकिल और कार को हम बिंदु द्रव्यमान मानकर बात कर रहे होते हैं। हम कभी नहीं कहते कि उस कार के दरवाजे के हैंडल का कोणीय वेग क्या है, उस दरवाजे का वेग क्या है, टायर का वेग क्या है, टायर की गति कैसी है, दरवाजे की गति कैसी है, उस कार के अंदर बैठे आदमी की गति कैसी है, हम नहीं जाते उस डिटेल में। हमारे लिए कार कार बनकर, एक शब्द बनकर, एक बिंदु द्रव्यमान बनकर प्रकट होती है, और जब तक वो बिंदु द्रव्यमान है तब तक हम वहां पर सर्कुलर मोशन से सारे जवाब दे पाते हैं। पर जब हम यहां पर किसी वस्तु को अब हम पंखे की तरह देखते हैं, और हम देखते हैं कि पंखा एक द्रव्य, एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक अक्ष अलग है और उस अक्ष के साथ पंखुड़ियां अलग से फैली पड़ी, और इन पंखुड़ियों को जब अपन गौर से इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ आता है कि पंखुड़ी जितनी दूर, केंद्र से जितना दूर होगा उसका रेखीय वेग उतना ही ज्यादा होगा, v बराबर ओमेगा। यानी अब हम इस घूमते हुए पंखे को एक बिंदु द्रव्यमान नहीं ले सकते, क्योंकि बिंदु द्रव्यमान ले लेंगे और सारे द्रव्यमान को केंद्र पर केंद्रित करा देंगे तो पंखा ही गायब हो जाएगा, और वो घूमती हुई चीज जो यहां पर हमें नजर आ रही थी वो दिखना बंद हो जाएगी। जबकि कार में, उस मौत के कुएं में घूमते कार को बिंदु द्रव्यमान भी अगर मान लेते हैं तो भी वो बिंदु द्रव्यमान अपने को वहां पर चलता नजर आता है। यानी जब हम घूर्णन की बात करेंगे, किसी एक वस्तु के घूर्णन की बात करेंगे जिसको एक बिंदु द्रव्यमान पर समेटे जाना लॉजिकल नहीं है, सही नहीं है, उस जगह पर अपन रोटेशनल मोशन चैप्टर की बात करेंगे, और सबसे पहला शब्द वहां आता है दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। क्या है इस दृढ़ पिंड का मतलब, तो समझिएगा, यहां पर ईएलपी थी ना यार। तो दृढ़ पिंड का मतलब क्या है, यहां पर इस बात को समझिएगा कि एक ये चीज है, और जब अपन यहां पर इस चीज को घुमा रहे हैं, और मान लो मैंने इसको ऐसे घुमाया, मैंने नीचे वाले हाथ को इस पे रखा, ऊपर वाले हाथ को घुमाया, ये घुमा कि नहीं घुमा, तो क्या इसकी आकृति बदल गई, इसका शेप बदला कि नहीं बदला, तो ये पिंड दृढ़ पिंड नहीं हुआ। क्योंकि दृढ़ पिंड नहीं होने के कारण अपन ने यहां पर इसकी आकृति बदलते हुए देखा, साथ के साथ हमने पाया कि इस निचले बिंदु जिसको मैंने पकड़ रखा है इसका ओमेगा 0 है, और ऊपर इस वस्तु का ओमेगा कुछ नजर आ रहा है, घूम रहा है ना, घूम रहा है तो ओमेगा नजर आ रहा है। जबकि दृढ़ पिंड जो होता है, उस दृढ़ पिंड में एक गुण ये होता है कि जब इस पर बल लगाकर इसे घुमाया जाता है तो इसका हर प्रत्येक बिंदु सेम ओमेगा से घूमता नजर आता है। तो कुल मिलाकर दृढ़ पिंड की परिभाषा यहां से क्या दी जाती है, ऐसी वस्तु जिसको बल लगाकर जब आप चलाना या घुमाना चाहते हैं, और उसके कारण इसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो, और आकार आकृति में परिवर्तन नहीं होने के कारण उस अक्ष के सापेक्ष प्रत्येक बिंदु आपको समान ओमेगा से घूमता नजर आए। फिर बात यहां पर आती है, यार इसमें भी कर सकते हैं, इसको भी जोर से बल लगा के घुमाओ, ये भी तो मुड़ी जाएगी ना। तो बात सत्य है, बात बिल्कुल सही है कि इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा धातु नहीं है जिसको दृढ़ पिंड आदर्श रूप से माना जा सके, क्योंकि प्रत्येक धातु पर जब अपन बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तो वो धातु भी विकृत हो जाती है। लोहे का सरिया लेकर भी अगर उसे मशीन में लगाकर उसे मरोड़ा जाए ना तो वो भी मुड़ी जाएगा, उसकी भी शेप डिस्टॉर्ट हो ही जाएगी। तो हम यहां से कहते हैं कि कोई भी यहां पर वस्तु आदर्श दृढ़ पिंड तो नहीं है, पर हम क्या करते हैं, हम उन सभी वस्तुओं को, कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में यहां पर पूर्ण दृढ़ पिंड नहीं है,
परंतु अपन जो बाह्य बलों के प्रभाव में विकृति की बात करते हैं वो विकृति कैसी मान ले? नगण्य। या यूं कह दे कि जो भी बल हम लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बल ना लगा रहे हो, हम सामान्य बल लगा रहे हैं और सामान्य बलों के प्रभाव में उनकी आकृति और उनके कणों की दूरी को ना परिवर्तित कर रहे हैं, उसको सिंपल एक जैसा बिना आकृति में परिवर्तन यानी बिना विकृति दिए अपन उसे घुमाने चलाने फिराने की बात कर रहे हैं, उन वस्तुओं को हम यहाँ पर दृढ़ पिंड कह देते हैं। फिर यहां पर बात आती है कि दृढ़ पिंड की आंतरिक संरचना आकृति एवं आकार गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। तो कुल मिलाकर दृढ़ पिंड की परिभाषा एक बार मैं अपने शब्दों में आपको समझा देता हूं कि हम रोटेशनल चैप्टर में पिंडों को कैसा मानेंगे? दृढ़ पिंड। हम ये मानते हुए बात करेंगे कि यहाँ पर इसकी आकार आकृति में इसके इसके इस जो भी बॉडी शेप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मुद्दा हो सकता है कि क्या ऐसा संभव है वास्तविकता में? तो हम कहेंगे नहीं, किसी भी पिंड का आकार आकृति परिवर्तित हो जाएगा अगर बल लगाएंगे, पर हम क्या कहते हैं कि हम बल उतने बड़े नहीं मान के हम सिंपल साधारण बलों के परिमाणों के साथ बात करेंगे तो हम किसी वस्तु को दृढ़ पिंड मान सकते हैं और मान सककर ही हम बात करेंगे। ठीक है, यानी हम हर वस्तु को कैसा मानेंगे? आदर्श दृढ़ पिंड। ठीक है, आदर्श दृढ़ पिंड मानने से मैंने इफेक्ट क्या बताया? मैंने कहा कि जब हम उस वस्तु को घुमा रहे होंगे तो प्रत्येक बिंदु का अक्ष के सापेक्ष ओमेगा क्या मान लिया जाएगा? समान। किसी ने पूछा भी कि सर हर बिंदु का ओमेगा क्यों सेम होता है? तो मैंने यही कहा होगा कि बेटा हम वस्तु को, जैसे ये पंखा है, आप जानते हैं अगर इस पंखे की एक पंखुड़ी को मरोड़ कर अलग कर दिया जाए और दूसरी पंखुड़ियों को अलग मरोड़ कर घुमा दिया जाए यानी इसको विकृत कर दिया जाए तो किसी का ओमेगा अलग होगा, किसी का ओमेगा अलग होगा। और हम मानते हैं कि यहाँ पर आदर्श पंखा अगर मान लिया जाए, दृढ़ पिंड मान लिया जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक पंखुड़ी समान समय में पूरा एक चक्कर करेगी। सही बात है, इसीलिए पंखे को हम आदर्श दृढ़ पिंड मानकर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पिंड अब हम देखेंगे, दृढ़ पिंड बोल दें या जो भी वस्तुएं अब हम देखेंगे, उन वस्तुओं की गतियां कई प्रकार से होंगी। कई प्रकार का क्या मतलब है? रोटेशन के पहले चैप्टर तक की मैं बात करता हूं बेटा। रोटेशन के पहले न्यूटन्स लॉ की बात कर लूं, वर्क पावर एनर्जी की बात कर लूं, सर्कुलर मोशन की बात कर लूं, जो ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं और उस वस्तु को बल लगाकर जब हम चलते या त्वरित होते देखते हैं किसी त्वरण या किसी वेग के कारण, तो हम ये नहीं पूछते हैं कि ये जो त्वरण या जो ये वेग है इस वस्तु के अगले पिंड अगले बिंदु का है, पिछले बिंदु का है, मध्य बिंदु का है, निचले बिंदु का है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वस्तु जो बल के कारण चल रही है वो एक रेखीय गति कर रही होगी मान लो, और हम उस कंडीशन में मानते हैं कि प्रत्येक बिंदु का वेग क्या होगा? समान। और प्रत्येक उस बिंदु के उस जो भी पिंड है उसका प्रत्येक बिंदु का वेग समान है, तो अगर हम उस सारी वस्तु की जगह एक सिंपल बिंदु द्रव्यमान भी रख देंगे तो भी हमारी समीकरणों हमारे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर जब हम घूर्णन की बात करते हैं बेटे, तो घूर्णन में जैसे ये पंखा ही हो गया, ये पंखे का केंद्र हो गया, तो पंखे के इस बिंदु का वेग v बराबर ओमेगा आर। तो आर अलग है तो इस बिंदु का वेग अलग होगा, इस बिंदु का वेग अलग होगा, इस बिंदु का वेग अलग होगा, इस बिंदु का वेग अलग होगा। तो जब यहाँ पर घूर्णन की बात होती है तो घूर्णन में अक्ष के सापेक्ष प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग अलग अलग होता है। और जब हम स्थानांतरी गति की बात करते हैं तो स्थानांतरी गति में पूरी कार या पूरा ट्रक या पूरी ट्रेन, अगर मैंने कह दिया ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो आप क्या मानते हैं कि ट्रेन का इंजन, डब्बा, पहिया सब v चाल से ही गति करते मानते हैं। हम नहीं पूछते कि इंजन का वेग क्या है, डब्बे का वेग क्या है, उसके अंदर बैठे आदमी का वेग क्या है। वो हमारे स्वतः दिमाग में आ जाता है कि यहाँ जो गति हो रही है उस गति को रेखीय गति कहा गया है, और रेखीय गति में उस निकाय के प्रत्येक बिंदु का वेग या त्वरण क्या होता है? समान। पर जब हम पंखे के घूर्णन की बात करते हैं तो वहां हमने समझा है कि वहां पर इस अक्ष के सापेक्ष प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग कैसा होगा? अलग अलग। तो समझिएगा, यहां पर हम कहते हैं एक दृढ़ पिंड की घूर्णन गति
गति की कोई भी प्रकार स्थिति परिवर्तन अभिविन्यास में परिवर्तन दोनों में पहचाना जाता है। मतलब ये है कि जब वस्तु की हम गति की बात करते हैं तो वहां पर दो तरीके होते हैं गति को समझने के। एक, पहला कि अगर कोई वस्तु सिर्फ यहां से ऐसा के ऐसे ही चल के यहां पहुंची, यानी इस वस्तु के इस अभिविन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इसकी स्थिति यहां से ऐसी थी और यहां से बिल्कुल यहां पहुंच गई, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्थानांतरी गति। क्या कहा जाएगा? अगर ये वस्तु यहां पर थी और इस अक्ष के सापेक्ष में इसे यहीं घुमाता रहूं तो क्या हो जाएगा? ये घूर्णन गति, शुद्ध घूर्णन गति। और अगर इस वस्तु को मैं आगे भी चला रहा हूं और घुमा भी रहा हूं तो क्या हो जाएगा? स्थानांतरी प्लस घूर्णन गति। तो यहां पर एक होता है शब्द स्थिति में परिवर्तन और एक होता है शब्द अभिविन्यास में परिवर्तन। ये क्या है? स्थिति में परिवर्तन। ये क्या है? अभिविन्यास में परिवर्तन। और अभिविन्यास और स्थिति में परिवर्तन को यूं भी कहा जाता है कि जब वस्तु अपनी जगह पर किसी अक्ष के सापेक्ष ही घूमती रहेगी तो ये क्या होगा? मात्र अभिविन्यास में परिवर्तन। दरवाजे की स्थिति में परिवर्तन होता है कि अभिविन्यास में? दरवाजा कहीं एक जगह से दूसरे के जाता है क्या? अभी यहां है ये दरवाजा, जाके बाथरूम पे लग जाएगा क्या? यानी इसकी स्थिति हमेशा यही है और यही बनी रहेगी, बस कभी ये बंद है तो कभी आधा खुला है तो कभी पूरा खुला है। इसके अभिविन्यास में परिवर्तन अपने को नजर आता है। ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। बात सही है? तो यहां से हमने कहा कि यदि गति में सिर्फ और सिर्फ किसमें परिवर्तन हो बेटा? स्थिति में, तो क्या कहा जाएगा? शुद्ध स्थानांतरी गति। स्थिति में परिवर्तन हो तो, अभिविन्यास में परिवर्तन हो तो, और स्थिति और अभिविन्यास दोनों परिवर्तित हो तो संयुक्त स्थानांतरी एवं घूर्णन गति। पंखे की गति कैसी? पंखे की गति कैसी? शुद्ध घूर्णन। कार के पहियों की गति कैसी? क्योंकि कार के पहिए घूमते भी हैं, आगे भी जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो संयुक्त, कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। रोटेशनल यानी घूर्णन, ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरी गति। सही बात? सही है मैटर? आगे बढ़ते हैं। इन सबको, ये सब मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आपको बस सुनना है, आपको बातें समझनी है, इनसे सवाल वगैरह नहीं पूछे जाते। ये सिर्फ टॉपिक में हम क्या जानना चाहते हैं, हमारी दिशा कहाँ जाएगी, वो हम जानना चाहते हैं इनके थ्रू। हाँ, मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि अभी जैसे इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे ना, तो ये वाली चीज जो स्थानांतरण और घूर्णन की है, ये चैप्टर के बिल्कुल अंत में आएगी, लास्ट के 2-3 लेक्चर में पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी, शुद्ध स्थानांतरी, ये भी नहीं पढ़ते। ये कहाँ पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में, न्यूटन्स लॉ में, इन सब में स्थानांतरी गति की बातें करते हैं और करेंगे आगे बाद में। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है शुरुआत में इस टॉपिक में? शुद्ध घूर्णन। मतलब यही बातें होंगी, एक वस्तु है, घूमना है, घुमाना है, अक्ष है, कैसे घूमेगी, क्या ओमेगा होगा, इन सब की बातें अपन यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार मैंने जो कहा वही बातें मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट फिर से दिखा देता हूँ कि शुद्ध स्थानांतरित गति में हमने कहना चाहा कि जो भी पिंड है, जो भी गतिशील वस्तु है, अगर वो v वेग से जा रही है, यानी उसका प्रत्येक द्रव्यमान v वेग से ही समान दिशा में गति कर रहा होगा, उसका त्वरण भी प्रत्येक बिंदु का क्या माना जाएगा? समान। उसको क्या कहते हैं? शुद्ध स्थानांतरी गति, क्योंकि उसमें उस वस्तु के अभिविन्यास में परिवर्तन नहीं होता, वो जैसी है बिल्कुल वैसी ही जाएगी, यानी हर बिंदु समान दिशा में, समान वेग से, समान त्वरण से गति करेगा। और अगर एक बिंदु का वेग ज्यादा हो गया और एक का कम हो गया, तो समझ रहे हो, ये वस्तु यूं घूम जाएगी ना। अरे यार, इसका वेग अगर मान लो ज्यादा हो गया और इसका वेग कम हो गया, जैसे ये चेयर मान लो, इस चेयर को अगर मैं प्रत्येक बिंदु को समान दिशा में रखते हुए ऐसे खींचता हूं, तो अपने को कैसी गति नजर आ रही है? अब अगर मैं इसको तेजी से घूमू, तेजी से खींचू और इसके धीमे खींचू, तो कैसी, ऐसी हो जाएगी ना, यानी ये घूम गई। समझिए बात को, यही चीज है। तो फिलहाल अपन ने जब तक वेग को समान रखा, हमने कहा शुद्ध स्थानांतरित।
अब बात आती है यहां पर शुद्ध घूर्णन गति की। वापस से बात करते हैं। तो शुद्ध घूर्णन गति में मैंने क्या कहा, वस्तु सिर्फ अपने अभिविन्यास में परिवर्तन करेगी किसी एक फिक्स अक्ष के सापेक्ष। उदाहरण के लिए पंखा, दरवाजा, बॉटल। और यहां पर क्या होगा, गौर से समझिएगा, ये कोई भी वस्तु है और यहां पर एक ऐसे काल्पनिक अक्ष होगी कहीं पे भी। जैसे दरवाजे में तो हमें क्या करना पड़ता है, वो हिंज लगानी पड़ती है। हाँ भाई, तो दरवाजे में तो वो हिंज लगानी पड़ती है, तो वहां अक्ष नजर आती है। पंखे में भी बिल्कुल सपोर्ट देना पड़ता है, ऊपर से पाइप लगाना पड़ता है, तो नजर आता है। काफी सारी जगहों पर अपने को ये अक्ष नजर ना भी आए, पर वो वस्तु घूर्णन करती हुई नजर आएगी। तो क्या नजर आएगा, गौर से देखिएगा कि जो भी घूर्णन की अक्ष है, यहां पर मौजूद कण इस अक्ष से अगर r दूरी पर है, तो ये इस अक्ष के इर्द गिर्द r त्रिज्या का वृत्तीय पथ चल रहा है। जैसे ये बॉटल ले लो, ये ले लो। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई कण है, तो ये r दूरी पर r त्रिज्या का कण है ना, तो ये इस अक्ष के सापेक्ष क्या करेगा, r त्रिज्या पर वृत्तीय पथ पूरा करेगा। करेगा कि नहीं? इसके अंदर अगर यहाँ पर कोई कण है, थोड़ा केंद्र से थोड़ा बीच में कहीं पर दूर, तो वो इस अक्ष के सापेक्ष अपनी r त्रिज्या के हिसाब से अपना वृत्तीय पथ पूरा करेगा। यानी इस दृढ़ पिंड में प्रत्येक बिंदु इस अक्ष के सापेक्ष अपनी अपनी त्रिज्याओं के वृत्तीय पथ चल रहे होंगे। हाँ के ना? सभी वृत्तों की त्रिज्याएं समान, सभी वृत्तों की जो केंद्र है वो समान रेखा पर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक केंद्र यहां पर इस प्रकार से घूर्णन कर रहा हो, यानी इसके अबाउट वो घूर्णन कर रहा हो, क्योंकि एक घूमती वस्तु में दो अक्ष हैं। यानी एक दरवाजे में दो जगह अपन हिंज नहीं लगा सकते। दो जगह का मतलब, एक तो यहां लगा दिया और एक यहां भी लगा दिया। दोनों जगह हिंज लगा देंगे तो घूमेगा नहीं, और दोनों जगह लगा दिया अगर, तो बीच में से या तो दरवाजे को काट दो तभी घूमेगा। और जैसे दरवाजे को काट दिया, तो अपने को ये एक चीज नजर आएगी और इसकी एक ही अक्ष नजर आएगी। यानी अगर आप देखें कि यहां पर मौजूद अगर कोई कण है, तो इस अक्ष के सापेक्ष r त्रिज्या का वृत्तीय पथ पूरा करेगा। यहां वाला अगर कोई कण है, यानी यहां मान लेता हूं, तो यहां वाला छोटी r त्रिज्या का वृत्तीय पथ पूरा करेगा। पर सारे के सारे वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं कहां होगी, इस अक्ष पर। बात क्लियर हुई? तो हम यहां से क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष क्या होती है, किसी निकाय के अवयव कणों द्वारा किए गए वृत्तीय पथों के केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उस केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह देते हैं। और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बेटे, वो इस वस्तु के अंदर भी हो सकती है, यानी इस अक्ष के सापेक्ष भी ये बॉटल घूर्णन कर सकती है, या अक्ष बाहर भी हो सकती है और इस अक्ष के सापेक्ष भी ये बॉटल घूर्णन कर सकती है। आके ना? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन या घूर्णन अक्ष उस वस्तु के अंदर भी हो सकती है, उस वस्तु के बाहर भी हो सकती है। जरूरी बात क्या है, ये ध्यान से सुनना। जरूरी बात यहां पर यह है कि अगर उस वस्तु के अंदर कहीं पर एक्सिस गुजरती है, तो एक्सिस पर मौजूद सभी कण जिनकी अक्ष से दूरी r बराबर 0 है, उनका वेग v भी, तो अक्ष पर मौजूद सभी कणों की गति कैसी होगी, विराम, कैसी होगी? तो स्टेटमेंट मेरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? वो अक्ष या वो काल्पनिक अक्ष जिसके, जो ऐसी अक्ष है जिस पर जो दृढ़ पिंड है, उस दृढ़ पिंड का प्रत्येक बिंदु जो वृत्तीय गति कर रहा है, उस वृत्तीय गति करने वाले पथों के केंद्रों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। और अगर वो घूर्णन अक्ष वस्तु के अंदर से गुजर रही है, तो उस घूर्णन अक्ष पर मौजूद सारे कण क्या होते हैं, विराम पर होते हैं। पर वही अगर घूर्णन अक्ष वस्तु के बाहर से गुजर रहे होंगे, तो प्रत्येक बिंदु का कोई ना कोई आर होगा कि नहीं होगा?
और आर होगा तो प्रत्येक बिंदु अपने किसी वेग से गतिशील होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर कोई कण स्थिर होंगे कि नहीं होंगे, वहां कौन कौन से कण स्थिर होंगे, अक्ष पर मौजूद वाले कण। अक्ष पर मौजूद कणों के अलावा बाकी सारे कण क्या कर रहे होंगे, वृत्तीय गति। यहां सभी, तो यही चीज यहां पर है कि जब घूर्णन गति एक्सिस ऑफ रोटेशन पिंड के अंदर है तो घूर्णन अक्ष पर स्थित पिंडों के अलावा सभी कण वृत्तीय पथ में गति करते हैं। बात समझ में आती है। तो यहां से आगे बढ़ाते हैं बात और कहते हैं कि केस 2, जब घूर्णन अक्ष वस्तु के, और हमने क्या सीखा कि जब घूर्णन अक्ष वस्तु के बाहर है तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर सभी कण वृत्तीय पथ में गति करते हैं। जबकि पिछले वाले केस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो घूर्णन अक्ष पर स्थित है कण उनके अलावा सभी कण वृत्तीय पथ में गति करते हैं। हाँ जी, तो हमारी बात यहाँ पर थी अक्ष उस पिंड के बाहर है तो अक्ष उस पिंड के बाहर है तो हमने सबसे पहले तो क्या देखा, एक निश्चित अक्ष जिसे घूर्णन अक्ष भी कहते हैं, ये घूर्णन अक्ष के परितः प्रत्येक समान कोण से घूमता है। ठीक है, ओमेगा सेम रहेगा, ये वाली बात तो कोई नई नहीं है। प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान है और इसीलिए दृढ़ पिंड कहते हैं। और हाँ, हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि जैसे अक्ष से जो जितनी दूर है उसका रेखीय वेग v उसी हिसाब से लिखा जाएगा। तो ओमेगा r1, कोई r2 दूरी पर है तो ओमेगा r2, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। संयुक्त स्थानांतरी एवं घूर्णन गति, इसमें हमने क्या कहा था कि यहां पर अपने को उस वस्तु के लिए पोजीशन मतलब स्थिति भी परिवर्तित होती नजर आएगी और उसका अभिविन्यास भी परिवर्तित होता नजर आएगा। और इसी चीज को थोड़ा सा अब अपन अपग्रेडेड शब्दों में क्या कहते हैं कि जैसे जब हम कार के पहियों की बात करते हैं तो कार के पहियों की अक्ष है और कार के पहिए हैं, तो अक्ष के सापेक्ष पहिए घूर्णन करते हैं, यानी वहां पर घूर्णन गति है। अक्ष खुद भी चलती है, वहां स्थानांतरी गति है, तो क्या हो गया, घूर्णन प्लस स्थानांतरी गति दोनों का मिक्सअप हो गया। अब आप अपन जानते हैं वो शादियों वगैरह में पंखे लगे होते हैं ना, ऐसे स्टैंड वाले पंखे, स्टैंड होता है, पंखा होता है, पंखा यूं घूमता भी ऐसे हवा देता है। पानी कुछ, और यहां पर देखिएगा जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो इसकी घूर्णन अक्ष पंखे के शक्ल की तरफ है, ऐसे इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ये पंखा घूम रहा है। पंखा ऐसे भी घूमता है तो उसकी घूर्णन अक्ष यहाँ से ये जाएगी कि नहीं जाएगी, तो घूर्णन अक्ष मूव कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ इसको भी अपन क्या कह देंगे कि घूर्णन अक्ष यहाँ पर बदल रही है। कार का पहियों का उदाहरण भी क्या हो गया, घूर्णन अक्ष यहाँ पर बदल रही है। घूर्णन अक्ष स्थिर कहाँ है, इस पंखे की हो गई, इस दरवाजे की हो गई, ऐसी चीजों। तो जहां जहां घूर्णन अक्ष खुद मूव करती है और उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वहां वस्तु भी घूर्णन कर रही होती है, तो उन चीजों को अपन यहाँ पर कह देते हैं स्थानांतरी एवं घूर्णन। तो पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है एक वस्तु संयुक्त रूप से स्थानांतरी व घूर्णन गति करेगी यदि वस्तु के सभी बिंदु उस घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन तो करें ही करें, साथ में घूर्णन अक्ष धरातल के सापेक्षिक भी गति करे। ठीक है, एक नोट यहां पर है, इस नोट को अपन लिख सकते हैं और क्या करना है इसमें मैं आपको वो बताता हूँ। चीज क्या है, थोड़ा
हटके है, जो हम बात कर रहे हैं ना उससे थोड़ा अलग है। एक बार ध्यान से सुनना। हम यहाँ पर इस नोट के थ्रू ये कहना चाहते हैं, जिसको डेराइव भी कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल सुन ले आपका काम हो जाएगा। कि जैसे कोई एक दृढ़ पिंड है बेटा, और दृढ़ पिंड में ये यहाँ पर कोई अक्ष है, घूर्णन अक्ष। जैसे मान लो अपन ने कोई भी लकड़ी का पट्टा ले लिया, यहाँ पर एक कील ठोक दिया, और उस कील ठोकने के बाद लकड़ी के पट्टे को अपन ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक बिंदु ए है, तो जब मैं इस लकड़ी के पट्टे को ओमेगा से घुमा रहा हूँ, यहाँ पिंड ए है, और आपसे पूछा जाए कि इस पिंड ए का कोणीय वेग कितना होगा, तो क्या बोलोगे? ए होगा। कितना होगा? ओमेगा। कितना होगा? ओमेगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? कारण, क्योंकि ये दृढ़ पिंड है ये, और इस अक्ष के सापेक्ष इस वस्तु को किससे घुमा रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु का कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा। यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु बी है, इसका भी कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये अपने को पता है, और ये सवाल भी देगा अपने को। सवाल पूछना क्या चाहेगा, कहा जाएगा कि यदि अब आपसे कहा जाए कि बिंदु ए का बिंदु बी के सापेक्ष यहाँ पर सापेक्षिक कोणीय वेग क्या होगा, तो उसका आंसर होता है कि वो भी ओमेगा ही होगा। ये प्रूव कर लेते हैं, तो ओमेगा आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रूव करने का तरीका वही रहता है जो अपन ने वी ए बी वाला सीखा था ना कल, वहीं से हो जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। मेरी सलाह बस यही है कि आप याद रखें, क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कि कोई भी दृढ़ पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष ओमेगा बराबर 5 रेडियन पर सेकंड से घूमता बता दिया। ओमेगा बराबर कहा गया बिंदु ए का कोणीय वेग कितना होगा, तो आपने बोल दिया 5 रेडियन पर सेकंड। पूछा गया बिंदु बी का कोणीय वेग क्या होगा, पूछा गया बिंदु ए का बी के सापेक्ष कोणीय वेग क्या होगा, तो आंसर होगा 5 रेडियन पर सेकंड। लोगों को लगता है कि 0 आना चाहिए आंसर। 0 का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक आदमी यहां खड़ा कर दूं, एक आदमी यहां खड़ा कर दूं, पूछू कि इसका कोणीय वेग कितना, तो 5। पूछू कि इस आदमी का कोणीय वेग कितना, कि 5। फिर मैं पूछू कि इसके सापेक्ष इसका कोणीय वेग कितना, तो जो लोग 0 कह रहे हैं वो एक बार ये सोचें कि जब अपन किसी घूमती हुई चीज पर दो जने खड़े हैं, तो क्या अपन एक दूसरे को घूमते हुए देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और यकीन ना हो तो जब मेला लगे तो ट्राई कर लेना। मेले में से झूले आते हैं, है ना, उस झूले में पूरा झूला घूम रहा होता है, एक एक अपने दोस्त को, एक को यहाँ बिठा देना, एक को यहाँ बिठा देना, फिर वो दोस्त भी आपको घूमता नजर आएगा। इसका मतलब उसका भी कुछ ना कुछ ओमेगा तो आपके सापेक्ष होता है, और वो कितना होता है, ठीक है। ये याद रखना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ मैकेनिक्स होती तो मैं भी इसमें बताने में इंटरेस्ट दिखाता, पर कुछ नहीं है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए, नहीं भी रहेगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, सच्चाई तो ये है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक क्वेश्चन मॉड्यूल में है, बस इसीलिए मैंने बताया। आगे बढ़ता हूं, तो मैं अब आपको मुख्य मुद्दे पर ले आता हूं, जहां से अपने को थोड़ा थोड़ा लिखना है। क्या लिखना है वो बाद में बात करेंगे, पहले मैं अब तक का पढ़ा हुआ आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराता हूं। क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि जो भी इस चैप्टर में पिंड होंगे वो कैसे होंगे? दृढ़ पिंड। पहली बात, दृढ़ पिंड का मतलब क्या होगा? कि जब बल लगाया जाएगा तो उनकी आकृति में कोई विकृति, उनके शेप में कोई परिवर्तन, जो जैसा है वो वस्तु वैसी ही बनी रहेगी। यानी बल लगाने पर भी उनके किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी कम या ज्यादा नहीं होगी, वो दो बिंदु जितना दूर है उतना ही दूर बने रहेंगे। आकृति में परिवर्तन तब होता है जब यहां पर इस बॉटल को दबाने पर ये पिचक जाए, तो इसके इस और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, मान लो ये तो पिचक गया। अब इनके दो पिंडों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर इसके और इसके बीच की 2r है कि नहीं है? जैसे बल लगाया जाएगा, और बल लगाने पर अगर यहाँ पर ये विकृति परमानेंट यहाँ पर रह जाती है, यानी इसके और इसके बीच की ये दूरी क्या हो गई, बदल गई, तो ये इस स्थिति में कैसा बना? नॉन रिजिड बॉडी। मतलब ये आदर्श दृढ़ पिंड की तरह से काम नहीं किया। पर अगर ये बॉडी ऐसी है
जिस पर बल लगाने पर भी इसकी आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये रिजिड बॉडी है, पहली चीज। दूसरा मैंने कहा कि गतियां कितने प्रकार की होंगी, 3। शुद्ध स्थानांतरी, पिक्चर क्लियर है? शुद्ध स्थानांतरी में क्या होगा? शुद्ध स्थानांतरी गतियों का कंक्लूजन यह है कि आप उस शुद्ध स्थानांतरी गति में पूरी वस्तु को एक बिंदु भी मान लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। शुद्ध घूर्णन, पंखा, दरवाजा, ये सब। और मिक्स कंबाइंड, कार के पहिए, घूमता हुआ पंखा वैसा हो गया, ये सब। टेबल को, चेयर को अपन ने घुमाया, घुमाने इसको चलाया, चलाने के साथ साथ मुड़ने भी दिया, ये सब गतियां कंबाइंड हो जाएगी, मिश्रित गतियां हो जाएगी। अब मैं यहां से कहता हूं कि बेटे सबसे जरूरी चीज यहां पर आती है जड़त्वागुण। क्यों होता है जड़त्वागुण इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। कि जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ काइनेमेटिक्स, तो मैंने कहा कि सारे संपूर्ण द्रव्यमान पर जब कोई एफ बल लगाया जाता है, एफ बल लगाने के कारण ये वस्तु यहाँ पर चलेगी या नहीं चलेगी, ये सारी बातें हम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। यदि किसी वस्तु पर, रुकी हुई वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो वो चलेगी, पर चलने में नाटक करेगी, विरोध दिखाएगी। और विरोध दिखाने का रीजन क्या होता है? जड़त्व। क्या होता है? या कोई चीज नियत वेग से चल रही है और हम उसे रोकना चाहते हैं, रोकना चाहेंगे, फिर से नाटक करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जड़त्व है। कौन सा? गति का जड़त्व। तो जड़त्व ऐसी चीज है जिसके कारण हम बात करते हैं कि किसी वस्तु को, अगर हर वस्तु के पास जड़त्व होता है अपना अपना, और जड़त्व को किस चीज से परिभाषित, किस चीज से रिलेट करते हैं? द्रव्यमान से। जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी, जिस चीज का द्रव्यमान कम उसका जड़त्व भी कम। तो जड़त्व जितना ज्यादा उसको चलाना उतना ही कठिन, जड़त्व जितना कम उसको चलाना उतना ही सरल। हाँ के ना? तो जड़त्व से हम रिलेट करते हैं कि किसी वस्तु के चलने या रुकने का गुण कैसा होगा न्यूटन के प्रथम नियम के आधार पर अब चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? शुद्ध घूर्णन गति की। किसकी बात कर रहे हैं? अब वस्तु को चलाना है कि घुमाना है? अरे दरवाजे को एक जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाना है या अक्ष के सापेक्ष मात्र घुमाना है? घुमाना है, अक्ष के सापेक्ष घुमाना है। अब बात घूर्णन की होगी, और अब जब घूर्णन की बात होगी तो जहां पहले मैं द्रव्यमान को समझता था, अब वहां पर मैं जड़त्व आघूर्ण आई का यूज करूंगा। यानी जो काम पहले वहां पर द्रव्यमान से किए जाते थे, वही काम अभी जड़त्वागुण से किए जाएंगे। अब दरवाजे के रोटेशन में हम द्रव्यमान के बजाय जड़त्वागुण की बात करेंगे। अगर दरवाजे का जड़त्वागुण ज्यादा तो इसको खोलना और बंद करना उतना ही कठिन, और दरवाजे का जड़त्व गुण कम तो उसको खोलना और बंद करना उतना ही आसान। तो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इस तरीके की लाइन होती है कि जैसे बलों के उस सिनेरियो में, बलों की स्थिति में, जब किसी वस्तु को चलाने या रोकने के लिए द्रव्यमान जो कार्य करता है, वही रोटेशन में किसी वस्तु को घूमने या रोकने में वही सेम काम कौन करेगा? जड़त्व आघूर्ण वही काम करता है। के बाद अब जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे इस राशि को परिभाषित किया गया है, ये हम समझेंगे। तो जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में पहले किसकी बात की थी? बिंदु द्रव्यमानों के सेंटर ऑफ मास। तो वैसे ही हम जड़त्व आघूर्णों में भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बिंदु द्रव्यमानों के जड़त्व आघूर्ण की। और क्या कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर एक अक्ष है, क्योंकि रोटेशन जब होगा तो सबसे पहले अक्ष वहां पर परिभाषित होगी बेटा, और अक्ष के बाद सेकंड नंबर पे परिभाषित होगा कौन? द्रव्यमान। और अक्ष और द्रव्यमान के बीच की दूरी को हम यहाँ पर क्या कह देंगे? आर। कैसी दूरी? लंबवत। क्योंकि दूरियां तो कई सारी हो सकती है अक्ष और द्रव्यमान की, ये हाँ, और हमें किस दूरी से मतलब है? सिर्फ लंबवत दूरी। और क्या कहा जाता है कि जब उस अक्ष से आर लंबवत दूरी पर कोई द्रव्यमान हम चलाना या रोकना चाहते हैं, तो उस अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्वागुण, जिसे किससे लिखा जाता है? आई से, वो किस प्रकार परिभाषित होता है? उस वस्तु के द्रव्यमान m गुणा जो वो लंबवत दूरी है, उस लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो हम यहां पर क्या कहते हैं? जड़त्वागुण अक्ष के परितः घूर्णन कर रहे पिंड का वह गुण जिसके कारण इसकी घूर्णन गति का, जिसके कारण इसकी घूर्णन गति का विरोध होता है, वही जड़त्व आघूर्ण कहलाता है।
घूर्णन अक्ष के परितः एक कण का, मैंने कहा ना हम कण के लिए पहले डिस्कस करेंगे, तो एक कण का जड़त्वागुण जो होगा वो कण के द्रव्यमान m और घूर्णन अक्ष से दूरी r के वर्ग के गुणनफल के समान होता है। I बराबर, जहां r क्या है, घूर्णन अक्ष से लंबवत। तो आप क्या करें, ये चित्र बना लें, ये ऐसा लिखें, यहां से ये लिखें, हेडिंग जड़त्वागुण डालकर। किसी को लगता है पहला वाला लिखना है? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े मॉड्यूल देख लेना, बाकी आपको कोई इसका यूज नहीं आएगा। जो काम की बातें होंगी हम आगे भी चैप्टर में 2-4 बार तो कह ही देंगे, तो सारा काम अपना कवर हो जाएगा। आप यहाँ से लिखें बस। देखा, चलिए। जैसे यहाँ पर अभी मुझे किसी अक्ष के सापेक्ष एक कण ना देकर बहुत सारे कण दे दे, तो हमने यहां लिखा कणों के निकाय का जड़त्वाघूर्ण। अब उस निकाय का जड़त्वाघूर्ण कैसे निकाला जाएगा? तो जो काम मैंने एक कण के लिए किया वही काम मैं सभी कणों के लिए कर लूंगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं m1 द्रव्यमान जो कि r1 लंबवत दूरी पर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण क्या लिखूंगा, m1r1 स्क्वायर। कोई दूसरा द्रव्यमान है, उसकी लंबवत दूरी r2 है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, m2, और ऐसे सभी कणों का मैं लिखकर कुल सबका योग कर दूंगा। तो मुझे उस सभी कणों के द्रव्यमान, कणों के निकाय का जड़त्वाघूर्ण मिल जाएगा। सोचने की बात यहां पर यह है कि मान लो इस अक्ष पर ही एक चौथा द्रव्यमान m4 अगर मैं ले लूं, तो उसका जड़त्वाघूर्ण का योगदान कितना होगा? क्योंकि उसके पास द्रव्यमान तो है पर अक्ष से दूरी r नहीं है। और हमने क्या सीखा कि जड़त्वाघूर्ण में दोनों चीजों का रोल है, द्रव्यमान का भी और r दूरी, लंबवत दूरी के वर्ग का भी। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर और इसका 0। तो कुल मिलाकर अब अपने पास यहां पर याद रखने के लिए जो बात निकल कर आई है वो ये है कि अगर कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण जिस चीज पर निर्भर करता है, उनमें जो भी बिंदु द्रव्यमान या पिंडों के द्रव्यमान है वो सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बात तो। दूसरा, घूर्णन अक्ष कहां पर है, क्योंकि हो सकता है, जैसे मान लो यहां पर बात करना चाहूं, एक बार देखना कि मान लो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे द्रव्यमान ऐसे बिखरे पड़े। अब घूर्णन अक्ष अगर यहां पर है, तो घूर्णन अक्ष यहां पर है तो इस निकाय का जड़त्वागुण अलग आना तय है। घूर्णन अक्ष अगर यहां होगी तो जड़त्वागुण
अलग आएगा। घूर्णन अक्ष यहाँ होगी तो जड़त्वाघूर्ण, तो यहां पर दूसरी चीज हो जाती है घूर्णन अक्ष की स्थिति। और जब हम किसी वस्तु की बात करेंगे, बात तो समझिएगा, जैसे मान लो हम एक वस्तु इस प्रकार से ले लिए हैं, और एक मिट्टी का डेला ले लेता हूं मान लो। उस मिट्टी के डेले को मैंने शुरुआत में आकार दिया कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार, और यहां पर मैंने अक्ष लगा दी ऐसे, तो इसका कुछ जड़त्वागुण अलग आएगा। उसी मिट्टी के डेले को मैंने थोड़ा सा चपटा चपटा करके कुछ ऐसे बना दिया, और यहां पर अक्ष लगा दी, अभी इसका जड़त्वागुण क्या होगा, अलग आएगा। तो यहां पर यह भी है कि जो पिंड का द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का वितरण कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, आकार कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, इस बात पर भी जड़त्वागुण निर्भर करेगा। मजे की बात क्या होती है वो सुन लो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अपने को इस जरूरत पड़ेगी। कहा जाएगा कि द्रव्यमान जड़त्वागुण किसका ज्यादा है किसका कम है। आपको बस इतना सा सोचना है कि अक्ष से जितना ज्यादा दूरी पर द्रव्यमान वितरण होगा उतना ही जड़त्वागुण, क्योंकि द्रव्यमान m जितनी ज्यादा दूरी पर होगा mr² का मान उतना, वही द्रव्यमान अक्ष के पास होगा तो जड़त्वागुण उतना। अब सोचो, मान लो मैंने मिट्टी जो ली वो m द्रव्यमान की मिट्टी ली, और एक बार मैंने m द्रव्यमान की मिट्टी को ऐसे रखा और एक बार m द्रव्यमान की मिट्टी को ऐसे रखा, तो किस स्थिति में अक्ष से उस द्रव्यमान वितरण की दूरी ज्यादा है? तो इस वाली चीज को, इस वाली मिट्टी की चीज को घुमाने के लिए जड़त्वागुण क्या लगेगा, ज्यादा। इसका जड़त्वागुण, अक्ष से जितना पास द्रव्यमान वितरण होगा उतना उसका जड़त्वागुण, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमान m कम दूरी के साथ है तो mr² क्या मिलेगा, छोटा। द्रव्यमान m ज्यादा दूरी के साथ है तो mr² ज्यादा मिलेंगे। सही बात, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। फिर यहां पर ये चीज आप देखो कि जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमान, करता है पिंड का कोणीय त्वरण अल्फा, घूर्णन अक्ष की स्थिति, बलाघूर्ण नहीं, नहीं बलाघूर्ण पे नहीं निर्भर करता बेटा। बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क किसकी तरह काम करता है? अब आप मुझे बताएं, क्या m द्रव्यमान बल पर निर्भर करता है? अबे यार, द्रव्यमान पर क्या, द्रव्यमान जो है वो बल पर निर्भर करता है क्या? मान ले मैं तेरे को धीरे थप्पड़ मारूं या जोर से थप्पड़ मारूं, तेरा द्रव्यमान इस बात पर निर्भर करेगा क्या कि मैंने बल कम लगाया ज्यादा लगाया? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि इस दरवाजे को खोलने या बंद करने में मैं बल आघूर्ण कितना लगा रहा हूं, उस बल आघूर्ण से इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर फर्क पड़ने वाली दो या तीन ही तो चीजें हैं, उसका द्रव्यमान, अक्ष से दूरी, और उसका द्रव्यमान वितरण, है ना। द्रव्यमान वितरण, अक्ष से दूरी, और उसका खुद का द्रव्यमान m। तो यहां पर वही है कि जड़त्वागुण किस पर निर्भर कर रहा है, पिंड के द्रव्यमान m पर, घूर्णन अक्ष की स्थिति, क्योंकि उस अक्ष की स्थिति से हमारा द्रव्यमान वितरण पता लगेगा कि द्रव्यमान वितरण कितना पास है या कितना दूर है। कोणीय त्वरण या बलाघूर्ण का कोई रोल नहीं रहेगा। तो दोनों आंसर आ जाएंगे, फर्स्ट और फोर्थ। इकाई क्या हो जाएगी जड़त्वागुण आई की, mr² यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। और हमने ये वापस से यहां देखा, जैसे जैसे जड़त्वागुण का मान बढ़ता है, ये चीज फिलहाल छोड़ दो। प्रदिश राशि का क्या होता है? प्रदिश का मतलब होता है न सदिश न अदिश, न सदिश न, द्रव्यमान क्या है, अदिश। अदिश क्यों? क्योंकि यहां पर द्रव्यमान के साथ कोई दिशा संबद्ध नहीं होती। तो यहां पर ये अदिश राशि है, यानी अब इस द्रव्यमान को किसी भी दिशा से देखा जाए, कहीं से भी देखा जाए, आप देखो मैं देखो, इस द्रव्यमान का मान कितना नजर आएगा, m। इसको प्रदिश, क्या प्रदिश कहने का क्या मतलब है? जड़त्व आघूर्ण के लिए प्रदिश का मतलब ये है कि ये ना सदिश है ना अदिश है, ये उसके बीच में कुछ है। क्यों? क्योंकि अगर किसी वस्तु को मैं इस अक्ष के सापेक्ष देखता हूं तो जड़त्व आघूर्ण अलग मिलता है,
इस अक्ष के सापेक्ष देखता हूं तो जड़त्वागुण, इस अक्ष के सापेक्ष देखता हूं तो जड़त्वागुण अलग मिलता है। जबकि द्रव्यमान कहीं से भी देखा जाए द्रव्यमान समान मिलता है। तो द्रव्यमान पूर्णतया कैसी राशि होती है? अदिश। पर इस जड़त्वागुण को अपन अदिश भी नहीं कह सकते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सदिश। अंग्रेजी में इसे कहते हैं टेंसर। आपको इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अपने स्तर की बात है भी नहीं। तो फिलहाल अपने को क्या क्या लिखना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। आपने यहां तक ये लिख लिया, आप ये लिख लें। क्या हो गया भाई? क्या कह रहा है पंडित जी? बताओ। हाँ, जल्दी जल्दी लिख लो भाई। लिख लिया? चले। ये भी लिख ही लो।
ये सब चीजों में ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, अभी आगे बातें करेंगे, अपने आप पता लगेगा कि ये बलागुण क्या होता है, बलागुण का मतलब हम किससे रिलेट कर रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनको बस लिख ले रहे हैं, आगे सारी चीजों का प्रॉपर डिस्कशन आएगा सामने। फिलहाल आपके मुद्दे की बात जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ढेर सारे बिंदु अगर हैं या कोई वस्तु अगर है तो उसका जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमारा आगामी 2-3-4 दिनों का टास्क रहेगा। तो जड़त्वाघूर्ण अल्टीमेटली अगर फिलहाल अपने इनिशियल स्तर पर मैं कहूं, वापस से मैं कहूंगा, द्रव्यमान m और लंबवत दूरी r के वर्ग दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। साधारण शब्दों में और इसको बेहतर समझाया जाए तो ये कहा जाएगा कि घूर्णन अक्ष से जितना दूर द्रव्यमान वितरित है उसका जड़त्वाघूर्ण उतना, और वही द्रव्यमान वितरण घूर्णन अक्ष के जितना करीब ले आया जाएगा जड़त्वाघूर्ण उतना ही। यानी जब किसी अक्ष से m द्रव्यमान दूर होगा तो उसको अक्ष के सापेक्ष घुमा पाना कठिन होगा, और वो द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से जितना पास होगा उतना उसको घुमा पाना आसान होगा। ये है यहां तक की कहने की बात। आगे बढ़ा दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके पहले वाला क्या था, यही था ना? हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार मॉड्यूल दिखाना यार। अभी है मॉड्यूल सबके पास? एक बार मॉड्यूल में ये पेज 159 निकालना। अब इसका उपाय बताओ, ये क्या करना है? आगे पढ़ेंगे, वैसे ही अभी आगे का काम है, और अभी अपन इसका सोच लेते हैं कैसे। या तो क्योंकि एक को लिखने लगे, सारी चीजें वैसे सामने लिखी लिखाई है, एक एक को लिखने लगे तो कम से कम अपने को एक पूरा लेक्चर, एक सवा लेक्चर जाएगा, और अल्टीमेटली करना याद ही है। और इसमें बिल्कुल इसीलिए मॉड्यूल में बिल्कुल सिमेट्रिक वर्ड टू वर्ड पूरा टेबल के फॉर्म में अपन ने लिख रखा है। तो या तो एक काम कर सकते हैं कि जिस दिन ये पढ़ें इस मॉड्यूल में ही इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे, आप यहीं पे टिक कर लेना। जिसको लगता है कि कॉपी में मुझे चाहिए हर चीज तो वो घर जाके कॉपी में लिख लेना। या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि आप मॉड्यूल से पन्ने फाड़ लो कॉपी में। जेरॉक्स कराना भी बेवकूफी है यार, 6 रुपए भी क्यों खर्च करेगा? आधा समोसा आएगा 6 रुपए में तो। देख लेना, आपकी इच्छा है, क्योंकि इसमें तो क्या,
इसमें पड़े पड़े तो दूध देंगे नहीं है, देख लेंगे जो जो भी है। मैं चाहता हूं अपना अपना ध्यान इसके डिस्कशन पे रहे कि यार कौन क्या कैसे निकलता है, बशर्ते अपन लिखने में पूरे 1.5 लेक्चर लगा दें, क्योंकि मैं समझाऊंगा और उसके बाद आप लिखेंगे, लगभग 1.5 लेक्चर गया। और अगर मैं सिर्फ समझाता हूं तो 1 पौने लेक्चर में अपना काम पूरा हो जाएगा। और अल्टीमेटली याद ही रखना है। क्या निष्कर्ष निकला? है ना? तो आने दो मंडे को, मैंने कहा था मंडे, तो इस वाले मंडे के लिए नहीं कहा था, है ना? तो चलिए बात इस सवाल पर देख लेते हैं। आंसर कितना है इसका? आंसर सा 15 ma²। सिंपल बात यहां पर, एक ये 2m द्रव्यमान है a दूरी पर, तो बेटे इसका क्या लिखा जाएगा? 2ma²। ये m द्रव्यमान 2a दूरी पर, तो m इंटू 2a²। 2a² मतलब ये वाला तो अक्ष पर ही है, तो इसका ये वाला यहां से कितना दूर होगा? देखो ये बेटा कर्ण 5 है 37 डिग्री, तो ये सामने 3a, तो लंबवत दूरी से मतलब है ना अपने को, तो कितना हो जाएगा? 9ma²। जोड़ दो सबको, 15ma²। इस पूरे द्रव्यमानों के निकाय का जड़त्वाघ हो। ठीक है, तो अभी अपने पास कोई सच होमवर्क तो है नहीं। आप बस कोशिश यही करें, जो भी पेंडिंग है, जो भी रिवीजन का मौका आपको मिला है चैप्टर में, नोट्स में, आपको लगता है किसी भी पार्ट में, तो वो जरूर देखें। और टेस्ट के सिलेबस के लिए वैसे मैंने बात की है, तो उसमें मैंने तो अपना बताया ही था ना। उसके अलावा थर्मो हीट वाला कंप्लीट पार्ट वो दे रहे हैं सर, पूरा कंप्लीट, मतलब स्टार्टिंग से कैलोरीमेट्री से लेके लास्ट तक का थर्मल फिजिक्स पूरा। तो आपत्ति है इसमें? हो जाएगा? ठीक है, थैंक यू।